नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। इस समय पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, मोदी मोदी। मोदी मैजिक का सिर्फ देश की जनता के ना सिर्फ चढ़कर बोल रहा है, बल्कि संसद भी इससे अछूती नहीं है। आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही लोकसभा में पहुंचे, पूरा सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। करीब 1 मिनट तक पूरे सदन में सिर्फ मोदी मोदी ही गूंजता रहा। हो गया। सांसदों ने अलग अलग अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में स्वागत किया। मोदी मैजिक का असर यह है कि पिछले 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। बीजेपी की जीत इसलिए भी ज्यादा अहम है कि इन चारों राज्यों में बीजेपी ने वापसी की है। मोदी मैजिक का ही असर है। बीजेपी सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दी। यूपी में तो मोदी मैजिक ने पिछले सारे मिथक तोड़ दिए। वो सब पहली बार हुआ जो आजादी से अब तक नहीं हुआ। 1985 के बाद किसी भी पार्टी की सत्ता रिपीट नहीं हुई थी। कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा नहीं चुना गया था। वोट शेयर 2017 के मुकाबले 39.6% से बढ़कर 41.6% हो गया। उत्तराखंड, जहां हर 5 साल में सत्ता बदलने का चलन था, मोदी ने वहां भी चलन को बदल दिया। गोवा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। ये नतीजे इस बात की गवाही देते हैं कि पूरे देश में मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। विरोधी जब अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त नजर आते हैं, मोदी के आने से हवा का रुख बदल जाता है, सारे नतीजे पलट जाते हैं। तो सवाल उठता है कि मोदी मैजिक के पीछे का राज क्या है? क्या ब्रांड मोदी के सामने सारे विरोधी फेल हैं? चुनाव दर चुनाव हार रहा विपक्ष मोदी मैजिक की चुनौती का जवाब कैसे देगा? आज इन्हीं बड़े सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ने वाला है। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी हैं, वो कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। और सर, सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे एक बार पूछ लेते हैं, मोदी मोदी की गूंज तो सुनाई दे रही है, आपके नजरिए से ब्रांड मोदी है क्या? देखिए, ब्रांड मोदी अकेले ऐसे ब्रांड हैं कि भारत के प्रधानमंत्रियों का 1947 से लेकर 2022 तक का जो इतिहास है, उसमें सतत जैसा ही उनका कार्यकाल बढ़ता जा रहा है, उनकी लोकप्रियता में उसी कार्यकाल के अनुकूल जो है सतत बढ़ोतरी हुई है। आपको ध्यान होगा कि 1952 में आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री हुए थे और 1957 से उनकी लोकप्रियता में घटना प्रारंभ हो गई थी। केरल की सरकार, नंबूदिरीपाद वहां सरकार बना लिए थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद 1962 में उनकी लोकप्रियता जो है काफी नीचे आई और 1964 में 1962 के युद्ध के पराजय के बाद एक निराश व्यक्ति के रूप में आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को हताशा के गर्त में रहकर स्वर्गवास करना पड़ा। ये इतिहास से हर कोई वाकिफ है। उसके बाद में आप एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बताएंगे जिसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी हो। श्रीमती इंदिरा गांधी 1972 के युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ी थी, लेकिन 1975 आते आते उनको आपातकाल लगाना पड़ा था। 1980 से 1984 के बीच में भी लोकप्रियता उनकी गिर रही थी, लेकिन उनकी हत्या के बाद सर जी, लोकप्रियता पे कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि मोदी मैजिक चलता कैसे है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते कि मोदी मैजिक ने किस तरह से यूपी में बीजेपी की ओर चुनाव का रुख मोड़ दिया। यूपी चुनाव में मोदी फैक्टर कितना बड़ा था। संसद में झांसी के सांसद अनुराग शर्मा की जुबानी आपको सुनवाते हैं। यूपी में खासतौर पे बुंदेलखंड रीजन में भी बीजेपी की जबरदस्त सफलता हासिल लगी। मोदी फैक्टर की बात करें तो कितना बड़ा फैक्टर है ये? जी, मोदी जी का ही बहुत बड़ा एक फैक्टर था हमारे वहाँ, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लोगों को सबसे बड़ी सौगात जो हमको मिली है वो है पानी की, क्योंकि केन बेतवा
रिवर लिंक के लिए, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री ऐसे जिन्होंने बुंदेलखंड के दर्द को महसूस किया और दर्द को समझा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जब भी दौरा रहे या उन्होंने कभी भी बात करी तो उन्होंने हमेशा बुंदेलखंड के पानी की समस्या को लेकर जिक्र किया। इसकी वजह से और योगीनाथ महाराज जी की वजह से, योगी जी की वजह से अच्छे कार्य हमारे। जनता का क्या मूड क्या था चुनाव से पहले? आप लोगों को लग रहा था कि ऐसी सफलता हासिल होगी बुंदेलखंड रीजन में? मैं तो हमेशा से कहते आया था कि 19 की 19 मिलनी चाहिए। अगर हमारी 1-2 सीटें इधर उधर नहीं दी गई होती तो 19 की 19 ही मिलती। तो हमारी इस चर्चा में शेफाली वैद्य जी भी जुड़ गई हैं। मैम, हमने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा था तो वो लोकप्रियता की बात कर रहे थे। हम आपसे समझ लेते हैं इस चर्चा को खोलने से पहले कि ब्रांड मोदी है क्या? आप कैसे देखते हैं कि मोदी का इन्फ्लुएंस जनता के बीच होता है? वो कौन से इंग्रेडिएंट्स जो ब्रांड मोदी को बनाते हैं? सिंपल सी बात है जी, उनकी पॉपुलैरिटी इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो लास्ट माइल डिलीवरी है, जो वो प्रॉमिस करते हैं समाज के सबसे निचले तबके को, वो हमेशा उनकी डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है वो हर जगह पे पहली बार सही हुआ है। जैसे अभी यूपी में आप अगर देखेंगे तो जो लाभार्थी कह रहे हैं लोग, उनको उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। उज्ज्वला स्कीम के अंदर सिलेंडर्स मिले हैं। हेलो, तो डिलीवरी की है जी मैम, डिलीवरी की है। सुरेंद्र राजपूत जी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। टॉयलेट्स की बात की है, पानी की बात की है, बिजली की बात की है। ये सिर्फ बात नहीं करते, लेकिन वो जो चीजें हैं वो समाज के सबसे निचले तबके के यहाँ पहुंचाते हैं। वो डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक बातें तो बहुत लोगों ने की, मायावती से लेके इंदिरा गांधी से लेके हर किसी ने गरीबी हटाओ की बात की, गरीबों की बात की, लेकिन उनका सम्मान करके उनके पास योजनाओं को पहुंचाने का जो कार्य था वो इस सरकार ने किया है। इसके बारे में कोई भी दोमत नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। जो उनको चाहते नहीं है, जो उनके विरोधक है, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। वो शेफाली वैद्य जी कह रही हैं कि मोदी डिलीवर करने वाले इंसान है। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ है, कांग्रेस से प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि ये मोदी मैजिक है या मोदी के मैजिक को आप नकारते हैं? देखिए, किसी भी चीज को नकारना लोकतंत्र को नकारने के बराबर होता है और किसी भी चीज को एब्सोल्यूट मान लेना चाटुकारिता को बनाने के बराबर होता है। दोनों चीजों में से कहीं एक बीच में चीज है। हम लोग चुनाव हारे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हम लोग अपने चुनाव में अपनी जो कमजोरियां हैं उसको लेकर के सजग हैं। आगे वो कमजोरियां कम होंगी, इसकी हम कोशिश करेंगे। एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन उनके हिस्से में तमाम किस्म की नाकामियां भी हैं। उस नाकामियों को हम लोग शायद जनता के बीच में पहुंचा नहीं रहे हैं या जनता विश्वास नहीं कर रही है, ये अपने आप में सच है। चाहे आप बेरोजगारी की दर को देख लीजिए तो अब उच्चतम दर पर है। आप बाकी सीमाओं पर, जो चीन की सीमा पर जिस तरीके का अस्थिरता है वो अपनी उच्चतम दर पर है। आप इस चीज को देखें, महंगाई की सीमा को देख लीजिए तो महंगाई अपने उच्चतम दर पर है, लेकिन बावजूद इसके श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अपने काम को बताने में, प्रचारित करने में वो कामयाब हो रही है। और प्रतिपक्ष महंगाई को, बेरोजगारी को, सीमाओं को बताने में कहीं ना कहीं उतना नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं पवन भाई, आप इस चीज को देखिए कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का 42% मत था और उत्तर प्रदेश में, और आज भी उनका 42% मत है। और प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का पिछली बार 21% मत था, इस बार 35% है। तो निश्चित तौर पर उनके विरोधियों की संख्या बढ़ रही है, वो जीतने लायक नहीं हुए हैं अभी, ये अपने आप में सच है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में, तो पिछली बार से हम कहीं आगे बढ़े हैं, हम सत्ता नहीं प्राप्त कर पाए, इसकी हमें निराशा है, लेकिन पिछली बार से हमने भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाबी हासिल की है। उसी तरीके से आप गोवा में उठा लें, पंजाब में वो थे नहीं, मणिपुर में वो लोग जीते हैं, तो इसको तो हम स्वीकार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के उसमें कामयाबी ही सिर्फ है, इसको हम नहीं मानते। नाकामियों का एक बड़ा बोझ लेकर के नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, जिसकी सजा किसी न किसी वक्त देश भुगत भी रहा है और आगे भी भुगतेगा।
प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वक्त आएगा तो नतीजा भुगतेंगे। फिलहाल तो वो मान रहे हैं कि कम से कम मोदी मैजिक चल रहा है, लेकिन वो एक लंबी लिस्ट गिनाते हैं। क्या वजह आपको लगती है कि कांग्रेस की जो लिस्ट है वो जनता स्वीकार नहीं करती और मोदी के पक्ष में? तो क्या फैक्टर आपको नजर आ रहा है कांग्रेस के इनफेक्टिव कम्युनिकेशन का? देखिए पवन जी, मैं पूरी बात, चूंकि आपका ऑडियो कट गया था इसलिए पूरी बात मैं सुरेंद्र राजपूत को नहीं सुन पाया, लेकिन अंत में जो बातें कही उसके अनुसार में, देखिए कांग्रेस की जो नाकामियां थी उसका भुगतान तो आज तक देश कर रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला के प्रति अगाध प्रेम, उसके कारण कश्मीर की समस्या जो हम जूझते रहे उससे आज तक जूझ रहे हैं हम। जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 370 को लाया, उसका परिणाम तो देश ने लंबे समय तक भुगता। प्रेम शुक्ला जी, समस्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने खड़ी की, रोकना चाहूंगा, देश ने लंबे समय तक भुगता। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि नाकामियां तो बहुत हैं, लेकिन हम जनता तक पहुंचा नहीं पाते। पहले मुझे मेरी बात रख लेने दीजिए पवन जी। जी जी, अब मेरी बात काट देंगे आप बीच में तो बात होगी कैसे? जी जी, देखिए जैसे श्रीमान राजीव गांधी ने श्रीलंका में अनावश्यक हस्तक्षेप करके तमिल ईलम की समस्या खड़ी की, जिसके कारण अंततः उनको प्राण गंवाने पड़े, उससे भी देश ने जो है निश्चित तौर पर भुगतान किया। असम में उनकी नाकामियों का भुगतान भारत सरकार ने किया। पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस के कुकर्मों को पूरा देश भुगतता रहा। तो हम अगर लंबी लिस्ट गिनाने बैठ जाएंगे तो घंटा भर कम से कम मुझे लगेगा सिर्फ सूची गिनाने में। आदरणीय प्रधानमंत्री जिनके बारे में कह रहे हैं साहब, कोरोना की महामारी के समय जब पूरी दुनिया में अधिकांश देशों में खाद्य आपूर्ति की श्रृंखला बाधित हो गई, उस समय 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त का खाद्यान्न देकर जब महामारियां विश्व में कहीं भी हुई हैं तो बीमारी की तुलना में भूखमरी से मरने वालों की संख्या ज्यादा रही है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को 21 महीने तक मुफ्त का खाद्यान्न उपलब्ध कराकर, और राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 पैसा भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा गरीब तक पहुंचता है, 85 पैसे जो है दलाल खा जाते हैं। यानी दलाल तंत्र श्रीमान राजीव गांधी के कार्यकाल में काबिज था। और आज 1 रुपया अगर भेजा जाता तो पूरा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के खाते में पहुंचता है। डीबीटी की संकल्पना डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे, लेकिन लोगों के खाते नहीं खुले थे। 40 करोड़ गरीबों के खाते खोलकर गरीब महामारी के समय अगर उसको आर्थिक सहयोग मिलता रहा तो आदरणीय मोदी जी के कारण, जैसा शेफाली जी ने कहा कि योजनाओं की घोषणाएं तो बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन करके अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना, यह मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। इसलिए 70 वर्ष में जिन लोगों के घर अंधकार में थे, ऐसे करोड़ों लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। शौचालय पहुंचाने का काम, लोगों के घर में इज्जत कर देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। एक बार ये छोटे-छोटे रिएक्शन ले लेते हैं सर, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन गांधी जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वादे किए वो डिलीवर किए। शहजाद अब्बास नेता है समाजवादी पार्टी के। शहजाद जी, क्या आपको लग रहा है कि यूपी के चुनाव में आपके पास मोदी के कद का नेता नहीं है, इसलिए आप उतने प्रभावी नहीं साबित हुए? नहीं पवन जी, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए लोकप्रिय हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगा उससे। लेकिन आप देखिएगा कि मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन चुनाव लड़ा है और मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर अपने चुनाव लड़ने के तरीके को लोहा मनवा दिया है। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आप देखिए, ये ऐतिहासिक चुनाव था जिसमें हम चुनाव हारे जरूर होंगे, लेकिन हम एक बड़े विपक्ष के रूप में सामने आए हैं और हम जनता की आवाज को आगे उठाते रहेंगे। आप देखिए कि हमारे अगर हम जीते हैं, अगर हम हारे हैं तो हम हार के भी जीते हैं। हमारी सीटें 3 गुना ज्यादा बढ़ी हैं, हमारा वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो भी उस समय हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री जी और देश का केंद्र का पूरा तंत्र और उत्तर प्रदेश के अंदर सारे मंत्री, और आप देखिएगा कि सरकारी मशीनरी हो, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि चुनाव आयोग और मीडिया का भी सहारा था। वहां पे अगर हम 3 गुना ज्यादा सीटें बढ़ा रहे, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है और 12 मंत्री इनके चुनाव हार गए, 1 उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। जबकि अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री जी इनका कन्वेंसिंग कर रहे थे और उन्हीं चुनाव रैलियां की। उसके बाद ये हाल हुआ है कि उत्तर प्रदेश के 12 से कहीं ज्यादा मंत्री इनके चुनाव हारे, 1 उप मुख्यमंत्री चुनाव हारे।
शहजाद जी, आपको हम इस बात का श्रेय पूरा दे रहे हैं कि आप 125 सीटें जीत कर आए हैं। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कमी क्या रह गई और क्या ये मोदी का ही फर्क है, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन से लेकर मीडिया तक सबको दोष तो दे रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कि क्या आपने सोचा है कि इसके अलावा कोई कमी रह गई कि नहीं? नहीं, हो सकता है हम अपनी बात को ठीक तरीके से जनता तक ना पहुंचा पाए हों, लेकिन हम इस चीज को नहीं मानेंगे। अगर आप मोदी जी की बात करेंगे तो मोदी जी अगर एक बड़ा फैक्टर अगर आप मीडिया मान रहे हैं तो इनकी सीटें बढ़ना चाहिए थी। कम से कम जो ये दावा कर रहे थे 300 प्लस का, वो तो नहीं हो पाया, वो नहीं हुआ है। तो हम इस बात को इसको पूरी तरीके से इसका इनकार करते हैं कि ये चीज जो है वो नहीं रही है। अगर मोदी फैक्टर होता तो इनकी सीटें 300 प्लस होना चाहिए थी, और मोदी फैक्टर अगर है तो पूरे देश के अंदर कई जगह चुनाव हुआ है। आप पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लिए, और जगह के चुनाव आप देखिए, दिल्ली का चुनाव देखिए, राजस्थान, वहां वो फैक्टर क्यों नहीं चला? तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम अलग होता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव वो है जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है, तो हम समझते हैं कि यहाँ के चुनाव में फर्क है। माधव आनंद जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सर, बीजेपी कह रही है मोदी मैजिक है, समाजवादी पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं। आप जेडीयू से हैं, आपके बगल वाले राज्य में चुनाव हुआ, आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या ये कहना गलत होगा कि मोदी का असर नहीं है? पवन जी, पहली बात की आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक विजनरी लीडर हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए सोचते हैं, इसमें कहने में कोई दुमत वाली बात नहीं है। और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोग कहते हैं कि लोकप्रियता में कमी आ रही है, मैं कह रहा हूं लोकप्रियता में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे ऐसे राज्यों में भी सफलता बीजेपी को मिल रहा है या एनडीए को मिल रहा है जहां कभी जो है बीजेपी का कुछ नहीं था। तो निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता, दृढ़ इच्छा शक्ति और विजनरी, विश्व के मानचित्र पे भारत को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे डंका बजाया जाए, वो आदरणीय मोदी जी ने जो है उदाहरण पेश करने का काम किया है। एक सुशासन बाबू की सरकार है, जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू के लिए जाने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी सुशासन के लिए जाने जाते हैं। और पहले की सरकारें तुष्टीकरण की नीति अपनाती थी, हम सबको पता है। आदरणीय मोदी जी एनडीए की सरकार तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाती है। समाज के सभी वर्ग, चाहे अल्पसंख्यक ही क्यों ना हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी की सरकार ने जितने मुस्लिम समुदाय को लिए काम किया है उतना कांग्रेस की सरकार ने पूर्व में नहीं किया है। आज देखिए, आप ही के चैनल पे आंकड़ा दिखाया जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर बीजेपी को जैसे वोट देने का काम कर रहे हैं। 4% से ज्यादा आंकड़ा हो गया। आने वाले वक्त में ये डबल डिजिट में चला जाएगा। यह दिखाता है कि आदरणीय मोदी जी में समाज के सभी वर्ग विश्वास रखते हैं, और आज के डेट में आदरणीय मोदी जी का तो कोई विकल्प है ही नहीं। जिस तरह नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए उसी तरह आदरणीय मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी का फैक्टर नहीं, अगर मोदी का फैक्टर होता तो 300 पार होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। सीटें घटी हैं, यानी मोदी का फैक्टर कम काम किया है। देखिए पवन जी, ये तो समाजवादी पार्टी वाले तो कह रहे थे कि इनको जो है 400 सीटें मिलेंगी और उस पर 111 सीट मिली, तो मतलब अखिलेश सिंह यादव को जनता ने बिल्कुल नहीं स्वीकारा। इनके तर्क के आधार पर अगर तर्क दिया जाए तो 305 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की 403 में से, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सीधी टक्कर हुई, और उसमें 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने में सफल रहे, और जीत की एवरेज मार्जिन है 28,000 प्लस। इसलिए ये जो लोग बार बार तर्क दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर अभी राजपूत जी ने भी एक झूठा आंकड़ा पेश किया कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा ही नहीं। पहले भारतीय जनता पार्टी का 2017 में 39% था, जो 42% हुआ, और समाजवादी पार्टी 32% वोट पाई है। यानी सपा और भाजपा के बीच में 10% का अंतर है। 10% वोट के अंतर को अगर चुनाव विशेषज्ञ कह रहा है कि ये कांटे की लड़ाई है, तो मुझे लगता है उसको कांटे की लड़ाई की परिभाषा को परिवर्तित करना पड़ेगा। जब 305 सीटों पर सीधी टक्कर होती है और सिर्फ 99 सीटें जीतने में समाजवादी पार्टी सफल होती है, तो 206 और 99 ये कांटे के टक्कर के आंकड़े हैं क्या? ये कहां से गणित पढ़कर लोग आते हैं, ये समझ के बाहर है। आदरणीय मोदी जी का मैजिक नहीं है, यह मानकर इस भ्रम में अखिलेश सिंह यादव और 5 साल जी लें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मोदी मैजिक ना माने तो मुगालता होगा। सुरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस लगातार मोदी की नीतियों का विरोध करती रहती है, लेकिन उसके विरोध के केंद्र में नरेंद्र मोदी होते हैं,
तो क्या कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई खूबी भी नजर आती है, या हमेशा जो आलोचना वाला नेगेटिव नैरेटिव रहता है उसका असर यह है कि लोगों ने सुनना छोड़ दिया? दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए और नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतने की मशीनरी का नेतृत्व करने के लिए एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश की चुनौतियों के लिए, देश के सामने उत्पन्न जो चुनौतियां हैं, चाहे विदेश से अंदर से हो चाहे बाहर से हो, वो चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे महंगाई की हो, और चाहे सीमा की हो, और चाहे विदेश नीति को, इन सारी चुनौतियों का सामना करने में असक्षम रहे हैं। और चाहे वो कोरोना काल की चुनौतियों की हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहते रहें, किसी भी तरीके से कहते रहें, अपने आप में सच्चाई है कि लाखों लोग कोरोना में मरे हैं। अपने आप में सच्चाई है कि 28 करोड़ लोग जो 2014 तक गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, नरेंद्र मोदी जी के 5 से 7 साल के कुशासन में 23 करोड़ लोग दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे आ गए। अपने आप में कड़वी सच्चाई है कि आज 80 करोड़ लोगों को राशन जो राइट टू फूड के अनुसार दिया जा रहा है, जिसको ये लोग मुफ्त का कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी का कहते हैं, देश का राशन है, और जो कि कांग्रेस ने राइट टू फूड का अधिकार जनता को के समक्ष रखा था, उस पे मिल रहा है। तो ये अपने आप में खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं नरेंद्र मोदी जी के कुशासन में। ये खुशी की बात नहीं है कि एमएसएमई सेक्टर पूरी तरीके से कठोर रूप से मर गया है नरेंद्र मोदी। सुरेंद्र जी, ये आंकड़े प्रियंका जी ने भी दिए, राहुल गांधी ने भी दिए, लेकिन जनता इससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। क्या पिछले 7 साल में जो लगातार आप नरेंद्र मोदी को हर मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करते रहे, इसलिए लोगों ने आपकी बात पर वजन देना कम कर दिया है? क्या वजह है कि जो आप इतने आंकड़े दे रहे हैं उन्हें जनता स्वीकार नहीं कर रही चुनाव के मैदान में? ये देखिए पवन भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप ये बात कहते हुए कर्नाटक को भूल गए, जहां हम जीते थे, इन्होंने सत्ता का परिवर्तन कराया। महाराष्ट्र को भूल गए हैं आप, छत्तीसगढ़ को भूल गए, मध्य प्रदेश को भूल गए, राजस्थान को भूल गए। सच बात यह है कि तमाम राज्यों में, झारखंड को भूल गए हैं, बंगाल को भूल गए हैं आप, आंध्र प्रदेश को भूल गए हैं, केरल को भूल गए हैं, तमिलनाडु को भूल गए हैं। इन सब किसी भी जगह पे नरेंद्र मोदी जी का कोई मैजिक नहीं चला। पिछले 7-8 सालों में जहां चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी जी तमाम जगहों पर हारे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी हारे नहीं है और वो ये बात नहीं सुनी है लोगों ने, सुनी है लोगों ने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हम फिर से कहते हैं कि हिंदी बेल्ट में नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में एक ऐसे, हाँ बिहार में नरेंद्र मोदी जी बहुत बुरी तरीके से हारे थे। अभी ये माधव आनंद जी नीतीश कुमार जी की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार जी हमारे साथ लड़े थे तो क्या उनका वोट परसेंटेज था? और माधव आनंद जी की पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ी है, ये हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़े। और उत्तर प्रदेश में इनका हाल क्या हुआ ये भी माधव आनंद जी बता दें। तो सच बात यह है कि कई जगहों पे नरेंद्र मोदी जी का जो मैजिक है वो तमाम तरीके से फेल हुआ है। इस बार वो एक नैरेटिव बनाया, वो जीत गए, उनको जीत की बधाई। लेकिन चुनौतियां जो हैं वो अपनी जगह पर है, बेरोजगारी है अपनी जगह पर है, महंगाई है अपनी जगह पर है। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि मोदी जीत तो सकते हैं, जीत की मशीन तो बना दिया है बीजेपी को, लेकिन वो चुनौतियों को पार नहीं पा रहे हैं। और यूपी तक मैजिक की बात है, बाकी सब स्टेट गिना रहे हैं जहां मोदी का मैजिक काम नहीं कर रहा है। जी नहीं, देखिए पवन जी, कांग्रेसी किस तरह के कुतर्क में शामिल होते हैं, कांग्रेसी किस तरह के कुतर्क में शामिल होकर झूठ बोलते हैं, इसका उदाहरण सुरेंद्र राजपूत जी ही हैं। ये बंगाल जीते हैं बता रहे हैं, बंगाल में 0 सीट हो गई साहब कांग्रेस की। जो 0 पा गए राहुल गांधी उसको जीत समझ रहे हैं। कांग्रेस 0 हो जाए तो जीत जाती है। मैंने ये कहा कि बंगाल देखिए बीच में चिल्ला रहे हैं, ये इनकी बदतमीजी बंद कराइए, बदतमीजी बंद कराइए इनकी। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, चुप रहे बदतमीज, चुप रहे, बकवास मत करो। मैं बीच में आपके बोल नहीं बोल रहा था, कांग्रेस नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, चिल्लाइए मत। नहीं प्यार से बात कीजिए, तर्क रखिए, गुस्सा ना कीजिए, गुस्सा ना कीजिए। अब दूसरा बोल रहे हैं, ये दूसरा बात कर रहे हैं, नहीं ये मेरे बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि मोदी का मैजिक सिर्फ यूपी तक सीमित है, जिस पर कुछ तर्क दिए, तो प्रेम शुक्ला जी उसका जवाब दे रहे थे। प्रेम शुक्ला जी का जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत और बाकी एक्सपर्ट्स के साथ भी चलेंगे। प्रेम जी, आप कह रहे थे कि सुरेंद्र राजपूत झूठ बोल रहे हैं, कौन सा झूठ बोल दिया उन्होंने? जी देखिए,
जी देखिए, उन्होंने बंगाल का जैसे जिक्र किया, तो बंगाल में जहां कांग्रेस 0 हो गई, वहां उनको लगता है कि कांग्रेस ने बड़ा पराक्रम कर दिया। आंध्र प्रदेश, जहां आज से 10 साल पहले तक कांग्रेस सत्ता में थी, आंध्र प्रदेश में आज कांग्रेस कहाँ है, ढूंढने पे नहीं मिलती। तेलंगाना में कांग्रेस कहाँ है, ढूंढने पे नहीं मिलती। महाराष्ट्र में कांग्रेस कहाँ है, 4थे नंबर की पार्टी है। उन्होंने कहा कर्नाटक हमने जीता था। साहब, कर्नाटक आप हारे थे, वहां पर विधायक दल का सबसे बड़ा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का था। आपने जो है जनता दल सेकुलर को समर्थन देकर वहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिए गए जनादेश को छीनने का प्रयास किया, जो कालांतर में विफल हुआ और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक ढंग से आई। ऐसे में आप अगर भ्रम में जीना चाहते तो आपको किसी ने नहीं मना किया है। राहुल गांधी अभी जो है अमेठी से वायनाड गए हैं, और वायनाड से और कितना नीचे जाएंगे ये उनको निर्धारित करना है। और इसी गति से कांग्रेस चलती रही तो मुझे नहीं लगता है कि अब 2 राज्य आपके पास बचे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान चुनाव होते ही जाना सुनिश्चित है, और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव किस दिन बगावत कर दें, ये कोई इसकी भविष्यवाणी कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं कर सकता। जी, एक बार शेफाली जी के पास चलते हैं। यदि कांग्रेस को लगता है कि उसका पराक्रम चल रहा है तो ठीक है, आपको मुबारक हो। सुरेंद्र राजपूत जी भी सवाल लेंगे। शेफाली जी, क्या यह कहना ठीक होगा कि मोदी का मैजिक सिर्फ हिंदी हार्टलैंड या कहें कि सिर्फ यूपी तक सीमित है? देखिए, पहली बात तो ये केवल मोदी एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, एक तो मोदी जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी होती है, एक तो लोकल उनका जो लीडर होता है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। ये सारी चीजें जो है वो एक साथ मिलकर तय करती हैं कौन चुनाव जीतता है। लेकिन अभी मैं इन सब लोगों की बात सुन रही थी, मैं तो किसी भी पक्ष की प्रवक्ता नहीं हूँ, बीजेपी की सपोर्टर जरूर हूँ। मुझे बहुत हंसी आ रही थी जब ये बोल रहे थे कि इतनी सारी बीजेपी की नाकामियां हैं लेकिन फिर भी उनको जनता क्यों वोट। तो इनके साथ थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत हमें महसूस हो रही है। सुरेंद्र जी, बीजेपी का यह कहना है कि आप सिर्फ 2 स्टेट में हैं, लेकिन हर जगह बीजेपी की हार में अपना सुकून ढूंढते हैं, और यही कांग्रेस की बुरी हालत की वजह है। देखिए, ये बात प्रेम शुक्ला जी कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो सच है, प्रेम शुक्ला जी को शायद हो सकता है कि लोकतंत्र का मतलब सत्ता तंत्र ही लगता हो, हमें तो विपक्ष भी जो है लोकतंत्र का एक हिस्सा लगता है। 1952 से लेकर के और 2012 तक इन लोगों ने कभी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कहीं 1 दर्जन सीटें भी जीती हों तो हमें याद नहीं आता। 1990 तक वो अपनी जगह पर है। उसके बाद मंदिर मस्जिद का मुद्दा चला है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे उसमें आई, तो हमने तो तब भी नहीं कहा जब 1 दर्जन सीटें नहीं थी या 2 सीटें 1984 में नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कहां है, क्योंकि प्रतिपक्ष में भी लोकतंत्र, प्रतिपक्ष का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, प्रतिपक्ष जो है लोकतंत्र का हिस्सा है। दूसरी बात, जहां पर हम नहीं है वहां पर क्या नाम, ये आप कह सकते हैं कि सत्ता में नहीं है तो हम क्या लोकतंत्र में नहीं है? आप ये कह सकते हैं कि कर्नाटक में हम विपक्ष में नहीं है। और सही बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड की और कांग्रेस की सरकार कौन सी गलत बनी थी? गलत तो आपने सरकार बनाई तोड़ करके। गोवा में हमारे 17 एमएलए थे, आपके 14 थे, आपने सरकार वहां पर बनाई, लोकतंत्र का अपहरण आपने किया। मणिपुर में लोकतंत्र का अपहरण पिछली बार आपने किया, उत्तराखंड में पिछली बार। खैर, ये सारी बातें ये लंबे आरोप है सर, बार बार आते हैं। एक बार शहजाद अब्बास के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। शहजाद जी, क्या मोदी से कुछ सीखने की स्थिति में है आप? अगर मोदी से चुनौती देनी है तो मोदी से कुछ सीखेंगे? देखिए, चुनौती कोई हमारे लिए नहीं है। हमने बहुत अच्छा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, और अगर चुनौती होगी तो कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमने चुनाव बेपनाह अच्छा लड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने चुनाव लड़ा, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम सच पथे और झूठ की जीत हो गई। हम सच पथे, आप सच्चे, जनता झूठी। सर, जनादेश आया है, वोट हुई है, अब आप कह रहे हो कि हम सच्चे, ये झूठे और ये जीत गए, तो इसका मतलब आप जनता को झूठा बता रहे हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, जिस तरीके से बैलेट पेपर की बात हो, जिस तरीके से ईवीएम, जिस तरीके से लाइट का जाना, ये सब सवाल उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं उठेंगे, सवाल उठते हैं। और जो जीत हुई है, जीत की बधाई इनको,
जीत जीत होती है, चाहे वो जिस तरीके से भी जीती जाए वो जीत है। लेकिन हम इनसे यही अपेक्षा करते हैं कि ये आगे उत्तर प्रदेश की जनता की जो भी समस्या है उनको ये दूर करेंगे, और उनके सामने एक बड़ा विपक्ष समाजवादी पार्टी के रूप में है। अब्बास साहब, हमारी पहली नजर इसी ईवीएम, इसी प्रोसेस से आपको 125 सीट मिली है आपके गठबंधन को, जिस पे आप कह रहे हो कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन कम से कम आप जनादेश का अपमान तो मत कीजिए। माधव जी हमारे साथ है जेडीयू के। समाजवादी पार्टी अभी भी ईवीएम और उस सब के पचड़े में पड़ी है। क्या आपको लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ रहती हैं कि मोदी में कुछ तो गुण होगा, क्योंकि विपक्ष का मंत्र तो मोदी विरोधी नजर आता है? पवन जी, पहली बात कि मोदी जी करिश्माई नेता हैं, ये सब जानते हैं, और विपक्ष के लोग भी इस सबको एक्सेप्ट किया। अभी विपक्ष के जितने नेता बैठे हुए हैं, चाहे कांग्रेस के हों या समाजवादी पार्टी, सब ने कहा कि मोदी मैजिक तो है, मोदी जी जैसे करिश्माई नेता हैं, इसमें कोई दुमत वाली बात नहीं है। इन लोगों की हार का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि निगेटिव प्रोपोगंडा चलाना। जहां बहुत सारे, हर सरकार की कमियां होती है, मैं नहीं कहता हूं कि कोई भी सरकार परफेक्ट होता है, कमियां नहीं होती है, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उन बातों को उजागर ना करके इन लोगों ने जो निगेटिव प्रोपोगंडा चलाया। अब जितने भी कोर इश्यूज थे, आखिर कैसे बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी, कैसे एनडीए नहीं बढ़ेगी? कश्मीर का मुद्दा किसकी देन है? कश्मीर मुद्दा का सॉल्यूशन किसने निकाला? एनडीए की सरकार ने निकाला। राम मंदिर देखिए कितने वर्षों से चला आ रहा था, भले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन केंद्र सरकार की। माधव जी, फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही था। बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शेफाली वैद्य जी, आप सबका शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि मोदी मैजिक चल रहा है, लेकिन मोदी से कुछ सीखने के लिए विपक्ष कम से कम इस डिबेट में तैयार नजर नहीं आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।